सो गाइस, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर सर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि देयर शैल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो हमारे पास जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस हुआ करते थे। ठीक है, फिर विद द पेस ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या है कि ये जो नंबर ऑफ जजेस थे ये इंक्रीज होने लग गए। ठीक है, और उसी समय जब ये कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 में, ठीक है, सो उस समय जो है पार्लियामेंट के पास भी पावर थी कि दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस विद द पेस ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा कोर्ट में, तो नंबर ऑफ जजेस का इंक्रीजमेंट होना तो कोई नॉर्मल सी बात है। सो ड्यू टू वर्कलोड नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये टाइम हम देख लेते हैं कि कैसे इंक्रीज हुए, कब कब इंक्रीज हुए। ठीक है, और कुछ केस लॉज देखेंगे और क्या डिस्प्यूट रहा था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये टाइम पीरियड। ठीक है, 1956 में, देखिए जैसे कि मैंने बताया था 1950 में क्या प्रोविज़न हुआ करता था कि एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस हुआ करते थे, और पार्लियामेंट के पास ये पावर भी दी गई थी कि ये विद द पेस ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, तो 1956 में वही एक चीफ जस्टिस तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, और जो पहले 7 जजेस थे उसको बढ़ा के 10 कर दिए गए। 1960 में 10 के जगह 13 हो गए, 3 और इंक्रीज हो गए। 1978 में 13 की जगह 17 हो गए। ठीक है, एडिशन ऑफ 5 4 मोर जजेस। ठीक है, और 1986 में जो है 25 जज हो गए, 17 की जगह, इन प्लेस ऑफ 17 देयर वर 25 जजेस। ठीक है, एंड 2008 में गाइस, इन द ईयर 2008, ठीक है, 1 चीफ जस्टिस, सीजे बोलते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को, और साथ में 25 से हटा के यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस हो गए थे वो 30 हो गए थे। सो ओवरऑल 2008 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जजेस 30 + 1 31 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। सो गाइस, 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, और ठीक उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट भी बन के तैयार हो गया था, और इट ऑल्सो केम इनटू फोर्स। ठीक है, सो 1950 से पहले, प्रायर टू 1950, सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो फेडरल कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था। देखिए अब थोड़ा सा और हिस्ट्री पे चलते हैं इसके। देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सो उस समय जो क्या हुआ था कि पूरा जो जुडिशल सिस्टम जो है एक चेंज लेके आया। ठीक है, उससे पहले 1857 से पहले, ठीक है, मुग़ल एरा पे जो है अपना ये सदर अदालत, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, ये टर्म्स हमें देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, तो ये वर्क करते थे एज अ कोर्ट। ठीक है, जुडिशल वर्क जो भी था ये लोग ये वाले कोर्ट्स करते थे, सदर अदालत, दीवानी अदालत। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1857 में जब ये वॉर हुआ था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है, सो हालांकि वो जो है अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, लेकिन जो है क्या कहते हैं कि प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में बेस्ड है, ठीक है, इंग्लैंड में जो थी, तो वो वर्क करती थी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के लिए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरह। ठीक है,
सो जो प्रिवी काउंसिल थी 1857 के बाद से, जब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति, तो प्रिवी काउंसिल जो है इट वर्क एज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए पूरा इन डेप्थ जाएंगे, पूरे डीप में जाएंगे बढ़िया करके, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग, और प्लीज़ सब्सक्राइबर्स जो हैं सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, बिकॉज इट फर्दर मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज। तो गाइज थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। सो देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि 1857 में जो है प्रिवी काउंसिल का जो है गठन हुआ था, ठीक है। तो ये जो है सारे न्यायिक मामले यानी कि सारे जुडिशियल मैटर ये प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में बेस्ड था वो देखा करता था, ठीक है। 1920 में जो है गाइज एक किंग हुआ करता था, इसका नाम था एम्परर जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, ठीक है। तो इसने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जिसको बोलते थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। इसको हम नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं, या फिर हाँ नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसने जो है एक अपने शाही फरमान जिसको हम बोलते हैं रॉयल प्रोक्लेमेशन, ठीक है, इसके थ्रू इसने एक ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर के तहत जो है एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ जिसको बोलते थे चैम्बर ऑफ प्रिंस। तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंस क्या करता था 1920 के बाद से जो है ये पार्लियामेंट में एक हाउस टाइप का हुआ करता था, और यहीं पे जो है सारे जुडिशियल वर्क हुआ करते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तब बना था नहीं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, उससे जो है फिर ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस का जो काम हुआ करता था जुडिशियल मैटर्स देखने का, तो वो काम जो है फिर ऑफिशियली जो है फेडरल कोर्ट के पास आ गया, ठीक है। 1950 तक ये फेडरल कोर्ट रहा, फिर उसके बाद आपको पता ही है कि 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हो गया था। और ये सारी डेट्स वगैरह तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी हैं, ठीक है। तो आइए हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन से जो है हमने और भी बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बैग ऑफ बोरिंग वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। जैसे उनमें से एक कंट्री है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में से हमने क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स। तो गाइस ये नाम सुन के या प्रेरोगेटिव राइट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि होता क्या है। तो गाइस ये सिंपली होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर डेट डायरेक्ट और कंट्रोल बिहेवियर ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के हमारे पास 3 ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये रही गवर्नमेंट, ठीक है, इसके 3 ऑर्गन्स, पहला लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो जुडिशरी वाला जो है ये इंडिपेंडेंट रहता है इन दोनों ऑर्गन से, ठीक है। और ये अगर कोई भी लॉज बनाती है लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है कुछ ऐसा काम करती है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधाभासी हो, उसके कॉन्ट्रडिक्ट करे, ठीक है, उसको वायलेट करे, उसके जितने भी उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको चेक कौन करता है, जुडिशरी करता है, ठीक है। यानी कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर, ठीक है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन तो कहते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो देखभाल वगैरह बढ़िया करके करता है। तो देखिएगा इस मैंने यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है कि इट डायरेक्ट और कंट्रोल बिहेवियर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स ऑल्सो। तो ये जो रिट्स होते हैं ना, तो ये रिट्स का काम यही होता है कि अपने से जो जितने लोअर कोर्ट्स हैं उनको आदेश देना, यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में विशेषाधिकार प्रादेश भी बोलते हैं। हिंदी में अगर प्रेरोगेटिव रिट्स को बोलेंगे तो विशेषाधिकार प्रादेश, और या फिर हम बोल देंगे कि आज्ञा पत्र, किसी को किसी बॉडी को आज्ञा देना कि तुम में ये जो सर्टेन एक्ट कर रहे हो उसको मत करो, या फिर जो तुम नहीं कर रहे हो उसको करो। एक्ट और ऑमिशन को करने या ना करने के लिए एक आदेश, एक आज्ञा देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने निचली कोर्ट्स को या फिर अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडीज़ को, ठीक है। सो उसके बाद जो अदर फीचर्स है हमारे बाइकैमरलिज्म, ठीक है, यानी कि दो सदन, यानी कि दो हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे पास अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा। तो ये वाला सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है गाइस, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, ये जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
का जो प्रोविजंस दिए हुए हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 122 में दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, एमपी एमएलए, सो उनको जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में बात की गई है। तो और भी अदर सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, जर्मनी, रशिया, तो फ्रांस है ना, इन सब से भी हमने कुछ कुछ फीचर्स लिए हैं। तो विद द पेस ऑफ टाइम एंड आने वाली कुछ वीडियोस में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी हमारी जो बात चल रही है वो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया था, 1980 और ये सारी डेटलाइंस मैंने आपको बता दी थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोला करते थे पहले 1980 में, 1935 में आके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है फेडरल कोर्ट नाम पड़ गया। और फिर 1958 में 28 जनवरी 1950 में क्या बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट का नाम मिल गया और इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए गाइस, ये जो है एमएस लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है जजेस का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में डेफिनेशन लिखी है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो गाइस यहाँ पे जो फोकस करने वाला वर्ड है वो है ये कंसल्टेशन, ठीक है। तो कंसल्टेशन पे आएंगे हम, ठीक है। इस पे जो है बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स हुए, ठीक है, बहुत सारे विवाद इससे शुरू हुए कि ये जो कंसल्टेशन है, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, द कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द अबव प्रोविजन, ठीक है। तो देखिए 3 जजेस केसेस हुआ करते थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव ईयर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जज केस आया था, फर्स्ट जज केस 1982 में, ठीक है। सेकंड जज केस जो है 1993 में और थर्ड जज केस जो है 1998 में, ठीक है। तो ये जो तीनों केसेस थे, तो इन तीनों केसेस में जो वर्ड है कंसल्टेशन, देख लेंगे जल्दी से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों केसेस है 1982, 1993, 1998 के रिस्पेक्टिवली, ये फोकस करते हैं वर्ड कंसल्टेशन पे, ठीक है। तो पहले वाले केस में बोला जाता है कि कभी भी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और किसकी कंसल्टेशन से, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उस वक्त होंगे उसकी कंसल्टेशन से करेंगे। और उसकी कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस कुछ भी अगर कंसल्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो वो कंसल्ट का मतलब ये नहीं होगा कि वो जो है उनका जो भी कंसल्ट है, उनकी जो भी एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने सिर्फ कंसल्ट किया है, ठीक है, कंसल्ट किया है, उनकी सहमति नहीं ली है, ठीक है। इसका मतलब यही है, सिर्फ कंसल्टेशन का मतलब सहमति नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ने सिर्फ कंसल्टेशन किया है, ठीक है, चीफ जस्टिस से, ठीक है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस के इक्वल नहीं होगी, यानी कि उनकी सहमति हो या ना हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट हियर इज नॉट बाइंड टू वर्क टू अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो खुद का डिसीजन था पहले वाले केस का 1982 का, इसको इन्होंने रिवर्स कर दिया। इसमें सीधा बोल दिया कि जो कंसल्टेशन होगी, ठीक है, वो कंकरेंस के इक्वल होगी, ठीक है। कंसल्टेशन वही सेम प्रोसेस कि जो भी चीफ जस्टिस से कंसल्ट देंगे, चीफ जस्टिस जो भी कंसल्ट करेंगे, सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो ये जो सलाह होगी ये पहले में था कि बाध्य नहीं थी, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट जो है बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि चीफ जस्टिस जो भी कंसल्ट करेंगे उसको, उसी कंसल्टेशन को, ठीक है, उसी कंसल्टेशन पे जो है प्रेसिडेंट वर्क करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि कंसल्टेशन इज इक्वल्स टू कंकरेंस, ठीक है। अब आइए देखते हैं थर्ड जज केस में, ठीक है, 1998 के वाले केस में क्या होता है। थर्ड जज केस में बोलते हैं कि जो कंसल्टेशन होगी वो, ये जो वर्ड है इस पर ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेशन ऑफ
ठीक है गाइस, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, इसका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अपनी एडवाइस देने के लिए, अपनी कंसल्ट देने के लिए, ठीक है। और ना ही प्रेसिडेंट सिर्फ चीफ जस्टिस की सलाह पे ही सीधा नियुक्त कर देंगे अदर जजेस को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस के साथ 3 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, यानी कि देयर शुड बी अ कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि पहले जो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर रहे थे, लेकिन इस बारी जो है थर्ड वाली जज केस में ये बोला गया कि कभी भी कोई भी अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस के संग संग जो है एक कॉलेजियम रहेगा 4 जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस इंक्लूड रहेंगे, तो उसको कॉलेजियम बोला जाएगा। और उस कॉलेजियम के उस पूरे कॉलेजियम की जब कंसल्टेशन होगी तभी जो है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के पास जो है रिकमेंडेशन भेज देंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है। तो ये जो रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के पास करेंगे आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन ऑफ द कॉलेजियम, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। और गाइज, और मोर ओवर इसमें देखने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस इसमें 4 है। अगर इनमें से 2 जजेस ने भी एडवर्स ओपिनियन दे दिया ना, यानी कि विपरीत फैसला सुना दिया, यानी कि दोनों के बीच में 4 जजेस में से 2 जजेस ने तो उसके फेवर में बोल दिया और 2 जजेस में जो है उसके अगेंस्ट कंसल्ट किया, जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज एज अ जज। सो अगर किसी भी 2 जजेस ने अगर एडवर्स ओपिनियन दे दिया ना अपना, तो जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन भेजेंगे, ठीक है, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन भेजेंगे, रिकमेंड करेंगे, ठीक है, आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ठीक है। और गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू अपॉइंट द जज ऑन दैट पर्टिकुलर केस। गवर्नमेंट क्या गाइस, ये प्रेसिडेंट खुद ही अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही होगी एडवर्स ओपिनियन वाली, तो प्रेसिडेंट जो है खुद ही यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन जो भी है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है, वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि अभी भी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, ठीक है, 1998 तक जो है क्या था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, 1998 के बाद भी जाहिर सी बात है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, वो डोमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी की जो है यहाँ पे प्योर कंसल्टेशन ली जा रही है, कंसल्टेशन एज वेल एज कंकरेंस, ठीक है। तो जो यहाँ पे जुडिशरी है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अदर 2 ऑर्गन्स के हिसाब से। जो अदर 2 ऑर्गन्स हैं, अदर 2 ऑर्गन्स आर देयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो है जुडिशरी इज डोमिनेंट ओवर दीज 2 ऑर्गन्स, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव पोर्शन, ठीक है, और वो जब ये अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, दैट इज द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो तभी भेजेंगे ना जब ये जुडिशरी जो है जजेस की जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस की इक्वल होगी, और यहाँ पे प्लूरलिटी जजेस की कंसल्टेशन होगी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम होगा 4 जजेस का,
ठीक है, तो ये सब था। फिर गाइस जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 2014 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, ठीक है, और पार्लियामेंट में ऑल्सो हैव द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ के तहत जो है पार्लियामेंट के पास पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2014 में, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है। सो इसके थ्रू जो है एक अपॉइंटमेंट, एक सिस्टम बोल लीजिए आप या फिर एक कमीशन बोल लीजिए, उसका जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और वो पर्टिकुलर जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था, ने सुना होगा, एनजैक, एनजैक कह लीजिए या फिर NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है गाइस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम था इसने क्या किया, कॉलेजियम सिस्टम को, ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम जो था, अभी तक जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा था, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम अगर हम सिंपली बोले तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जजेस ओनली, ठीक है। यानी कि जो है इसमें जुडिशरी का जो है वाइटल रोल था, जुडिशरी यहाँ पे डोमिनेंट थी। लेकिन ये वाला जो एक्ट ये लेके आए, ठीक है, 2014 वाला जो एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है, NJAC, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे सत्ता में आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर हियर रिप्लेस्ड दिस कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जजेस ओनली, जजों द्वारा जजों की नियुक्ति। तो ये जो NJAC था इसमें कहीं ना कहीं जो है जुडिशरी जो पहले डोमिनेंट हुआ करती थी, अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस कम कर दिया गया, ठीक है। इसकी जो जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जजेस वाली जो भी पावर थी वो थोड़ी सी कम कर दी गई, और यहाँ पे रोल में लाया गया किसको, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, ठीक है। यानी कि अब जो है जितनी भी जजेस, न्यायाधीशों की जो भी नियुक्ति की जाएगी उसमें जो है रोल जजेस का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी जो है अपनी सहमति देंगे, ठीक है, तो ही जो है जजेस की अपॉइंटमेंट होएगी। पहले ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ जितने भी जजेस थे सिर्फ उन्हीं की कंसल्टेशन और उन्हीं की कंकरेंस पे आधारित था। बट अभी यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी जो है यहाँ पे डोमिनेट कर दिया गया। तो ये वाला जो सीन था ज़्यादा देर तक चला नहीं इनका, ठीक है। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इस पूरे सिस्टम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैसनेस लेके आ रही थी ना, ठीक है। तो 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज नल एंड वाइड। तो इस वाले एक्ट में बोला गया कि ये जो कमीशन है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो है इफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को, ठीक है। सो इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और गाइस ये जो कॉलेजियम सिस्टम था ना, ये फिर से ऑपरेटिव हो गया, ठीक है, फिर से जो है ये इसको जो है इसका एक तरफ से आप समझ लीजिए रीबर्थ हो गया 2015 में, एक ही साल के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम फोर्थ जज केस भी बोल सकते हैं, फोर्थ जज केस 2015। तो इसमें क्या हुआ कि फिर से जो कॉलेजियम सिस्टम था जो पहले से चला आ रहा था, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है दोबारा से हमने फोकस दिया, दोबारा से डोमिनेट कर दिया गया जुडिशरी को। और अभी तक यही जो प्रथा है चलती आ रही है कि जजों की नियुक्ति जजों द्वारा ही होगी, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी है, ठीक है। सो ये था गाइस प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ आई विल टेल यू द प्रोसीजर टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है
ये जो था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, ये जो है चीफ को हटा दीजिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, कभी भी जो अपॉइंटमेंट है ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है, तो ये जो हाई कोर्ट वाले में भी यही चीज़ जो है, सेम चीज़ जो है लागू करेगी, सेम थिंग इन सेम सेंस। अब देखिए ये जो है ना अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, तो 1950 से लेके 1973 तक, ठीक है, क्या था कि सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसका जो है टेन्योर टाइम पीरियड जो है सबसे ज़्यादा होएगा एज अ जज, ठीक है। सो ही विल बी एबल टू परफॉर्म एज अ चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम बोल लें कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। समझ रहे हैं आप, सीनियर मोस्ट जज मतलब इसमें एज का वाला क्राइटेरिया नहीं है, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किस जज के पास कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जज है, ठीक है, जिस जज के पास, जिस पर्सन के पास द मोर टाइम ही वर्कड एज अ जज इज मोर सीनियर ही इज, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर जजेस, ठीक है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वही जो है सीनियर मोस्ट जज होगा। तो ये जो चीज़ थी, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज वाली, ये एक कन्वेंशन था, ठीक है, कन्वेंशन, आप इसको एक धारणा बोल लीजिए या प्रथा बोल लीजिए, दोनों चीज़ सूटेबल है, ठीक है। अब ये जो धारणा, ये जो प्रथा थी, कन्वेंशन थी, इसको ब्रेकआउट कर दिया गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन द्वारा 1973 में, ठीक है। अब 1973 में हुआ क्या कि A.N. रॉय थे ना, ये जज हुआ करते थे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, ठीक है। ये वाला जो क्राइटेरिया था, कन्वेंशन था सीनियर मोस्ट जज का, ठीक है, ये वाला जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है A.N. रॉय को, ठीक है, एज अ चीफ जस्टिस बना दिया गया, चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इनको जो बनाया गया तो इन्होंने जो है सुपरसीड कर दिया 3 अदर जजेस को, ठीक है। तो इससे जो है थोड़ा सा जो सिस्टम हिल गया, जुडिशियरी सिस्टम की, यार ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो कन्वेंशन नहीं चलता आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही जो है कैपेबल होएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है 1973 में हुआ कुछ ऐसा कि जो 4th नंबर के जो जज थे A.N. रॉय, ठीक है, मतलब सीनियरिटी में इनका 4th नंबर आता था, ठीक है। इनसे पहले के 3 सीनियर जजेस थे, तो उनको सुपरसीड करके इनको जज बना दिया गया। यानी कि अब देखिए कहीं ना कहीं रोल तो था ना प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब मैंने बोला कि सेकंड जज केस जो आया था 1993 में, तो उसमें जो प्रोसेस था क्या था, कंसल्टेशन को इक्विवेलेंट बना दिया किसके, कंकरेंस के, ठीक है। तो ये 1973 में हुआ था, ठीक है, सो 1993 में हुआ था, और ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये 1973 में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला नहीं था, अभी भी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल था इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ जजेस, ठीक है। तो चीफ जस्टिस को भी इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही कन्वेंशन के द्वारा जो है अपनी मनमानी करके 1973 में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की जो है अपनी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के चलते उन्होंने जो है जुडिशरी को डोमिनेंट नहीं किया, ठीक है, यानी खुद डोमिनेंट हो गए, जुडिशरी में जो है इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कि दे इंटरफेयर्ड, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर्ड द वर्क ऑफ जुडिशरी, ठीक है। और जो है ये जो प्रोसेस था, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज का, ये वाला जो है 1973 में इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरफ से। यही नहीं गाइज, इसके बाद 1977 में भी, ठीक है, एम यू बेग, ये जो जस्टिस थे एम यू बेग, ठीक है, इनको भी चीफ जस्टिस बना दिया गया। ठीक है, अब इनको जो बनाया गया, इनसे एक और सीनियर मोस्ट जज थे, ठीक है, वन सीनियर मोस्ट जज जो इनसे ज़्यादा सीनियरिटी रखते थे एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है, तो उनको जज अपॉइंट ना करके इनको एज अ जज अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें सारा जो है मुख्य रोल कौन निभा रहे हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, यानी कि हमारे राष्ट्रपति भैया, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इंदिरा गांधी की थी इस समय, ठीक है, तो अपनी जो है कुछ उनकी मिस्टेक्स वगैरह को हाइड करने के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था, ये धारणा है, ठीक है। तो इसकी गवर्नमेंट की ये मनमानी जो है रोकने के लिए, ठीक है, 1993 में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला थर्ड जज केस लेके आए, सेकंड जज केस लेके आए, ठीक है। तो सेकंड जज केस में ये कर दिया गया था 1993 में, जो डिस्क्रिशन पावर थी ना गवर्नमेंट की, ठीक है, किसी को भी उठा के जज बना दे रहे हैं, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि इनकी जो पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, जिसको अपॉइंट करने की, इसको कर्टेल कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये बोला कि मेयर कंसल्टेशन इज़ नॉट इनफ। ठीक है, कंसल्टेशन तभी मानी जाएगी जब वहाँ पे कंकरेंस रहेगा जजेस का। ठीक है, सो यहाँ से जो है डोमिनेंस में आने शुरू हो गए जुडिशरी, ठीक है, पहले की तरह इंडिपेंडेंट होने लगी। तो इसी 1993 के जो सेकंड जज केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, और उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने एट दैट टाइम कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था 1993 में, सेकंड जज केस बोलते हैं जिसे। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और किस चीज़ पे, ठीक है, ये जो सीनियरिटी बेसिस पे है, सीनियर मोस्ट जज पे, तो इस बेसिस पे जो है चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा ही होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस वाला, ये मस्ट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है, एक्सप्लेन किया है समझाने का आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये पूरा जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस समझ में आया है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।